नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान की विकास यात्रा पर अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे भारत का जो संविधान है अपने वर्तमान स्वरूप में किन किन दौर से गुजरकर परिपक्व हुआ और किस तरह संविधान सभा का निर्माण हुआ और किस तरह से हमें 1950 में भारत का संविधान देखने को मिला। दोस्तों, शुरुआत हम संविधान की डेफिनेशन से करेंगे कि संविधान होता क्या है। तो हम पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, और थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद हम इसके पूरे एमसीक्यू लगाएंगे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो मेंस पर्सपेक्टिव से भी है, लेकिन हमारा टारगेट प्रीलिम्स है, इसलिए सभी चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे, साथ ही एमसीक्यू अधिक से अधिक लगाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हो सका तो एमसीक्यू भी लगाएंगे, नहीं तो एमसीक्यू के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। दोस्तों, डेफिनेशन पर हम पहले अपनी कमांड बनाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि संविधान क्या है। जो हम पढ़ रहे हैं कि संविधान की विकास यात्रा, तो संविधान क्या है हमें इसे पता होना चाहिए। तो संविधान क्या है? नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान क्या है दोस्तों? नियमों का, उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार उस देश का या उस देश की जो सरकार है उसका संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। एक और फैक्ट मिल गया हमें कि जो हमारा संविधान क्या है, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना तथा उनकी शक्तियां और उनके दायित्वों का सीमांकन करता है एवं जनता तथा राज्य के मध्य जो संबंध है उसका विनियमन करता है, मतलब रेगुलेट करता है। दोस्तों, इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें संविधान पर बेहतर समझ हो जाए कि संविधान क्या है। नियमों का, उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है और इस लिखित दस्तावेज के आधार पर ही सरकार का संचालन किया जाता है। और हमारा संविधान क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का क्या बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करके उनकी जो शक्तियां हैं और उनके जो दायित्व है उनका सीमांकन करता है, मतलब लिमिट करता है कि विधायिका का कार्य क्या होगा, कार्यपालिका का कार्य क्या होगा और न्यायपालिका का काम क्या होगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है सेपरेशन ऑफ पावर को बेहतर तरीके से संचालित करता है और राज्य और जनता, मतलब स्टेट एंड इट्स सिटीजन, उसके बीच में किस तरह का संबंध होगा उस चीज़ को भी रेगुलेट करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। दोस्तों, क्या है? संविधान जो है उस देश के आदर्श क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और किन मूल्यों को उस देश के लोग अपनाते हैं, इसका क्या है? दर्पण होता है। दोस्तों, हम देखेंगे कि अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, फ्रांस का संविधान, सभी संविधान तो हैं सभी देश में, लेकिन सभी संविधान एक जैसे नहीं हैं। वहाँ के जो संविधान है उस देश के मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों के अनुरूप ढले हुए हैं। संविधान क्या है? संविधान जो है उस देश की सर्वोच्च विधि होती है। दोस्तों, संविधान क्या है? उस देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। दोस्तों, हमने देखा कि भारत का संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है। यदि संसद किसी भी प्रकार का ऐसा नियम, कानून या किसी प्रकार का एक्ट बनाती है, तो यदि वह असंवैधानिक होता है तो न्यायपालिका उसे नल एंड वाइड करार दे देती है, उसे निरस्त कर देती है। तो मतलब संविधान क्या है? सर्वोच्च है और सभी विधियां जो भी बनाई जाएंगी संविधान के अनुकूल होनी चाहिए। संविधान क्या है? एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, मतलब संविधान ठहरे हुए पानी की तरह नहीं होता है, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है और आर्टिकल
368 के अनुसार हमारे संविधान में जो संशोधन का आर्टिकल है उसके अनुसार हमारा जो संविधान है इस निरंतरता को बनाए रखा हुआ है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों, जब हम ब्रिटेन का संविधान पर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर क्या है, परंपराएं भी है जिससे उस देश का समाज संचालित हो रहा है। तो दोस्तों, हम अब नटशेल मतलब हम संविधान के महत्व का अध्ययन करेंगे कि संविधान क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति का मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है किसके पास होगी, जनता के पास होगी या सरकार के पास होगी, और सरकार का निर्माण कैसे होगा, इस बात का निर्धारण करता है हमारा संविधान। संविधान क्या है, समाज की आकांक्षाओं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। तो दोस्तों, संविधान क्या है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का काम करता है और उस देश के समाज की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं, उसको भी अभिव्यक्त करता है। हमारा संविधान जो है क्या है, समाज के जो बुनियादी पहचान है उसको बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, इनकी स्थापना करता है। साथ ही उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को भी परिभाषित करता है। तो भारत का संविधान दोस्तों हमें पता है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके अनुसार तीनों हमारे जो अंग हैं सरकार के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों को पृथक भी किया गया है। साथ ही चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है। यह राज्य के अंगों को अधिकार को क्या करता है, मर्यादित करता है। मतलब संविधान क्या है, जितने भी हमारे सरकार के अंग हैं उसको लिमिट करता है ताकि निरंकुश एवं तानाशाही को रोका जा सके। मतलब कोई भी सरकार का अंग यदि निरंकुश होगा तो क्या है, देश में तानाशाही आ जाएगी। संविधान क्या है, एक प्रकार का आईना है जिसमें उस देश के भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक होती है। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकार का संचालन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। साथ ही जनता और राज्य के मध्य किस तरह के संबंध होंगे उसका भी निर्धारण करता है और इस चीज़ को रेगुलेट करता है। संविधान क्या है, संविधान जो है उस देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या है, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। इसका महत्व इस बात में है कि संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति का मूल वितरण कैसे होगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा। संविधान देश की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को भी अभिव्यक्त करता है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। संविधान सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की स्थापना करता है और उनके सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करता है। भारत का संविधान इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी अंगों पर युक्त निर्बंधन होने चाहिए जिससे कि निरंकुशता और तानाशाहीता को प्रोत्साहन नहीं मिल सके। संविधान क्या है, एक प्रकार से आईना है जिससे उस देश के भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं संविधान की विकास यात्रा सन 1773 से लेकर 1947 तक की। तो दोस्तों हम सबको पता है कि जो 1773 से लेकर 1853 तक क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
राज था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर जो शासन करने का अधिकार है ब्रिटिश ताज के हाथ पर चला गया, क्राउन के हाथ में चला गया। और फिर 1858 से लेकर 1947 तक हम ब्रिटिश ताज का शासन देखते हैं भारत के ऊपर। सो दोस्तों, हम सभी एक्ट को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसकी जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर हम हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, ताकि हमारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो रुक ना सके। हमारा पूरा फोकस रिवीजन और केवल उन स्पेशल और ख़ास चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना है जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक उपयोगी है। तो पहला एक्ट है हमारे सामने 1773 का एक्ट, और ये है रेगुलेटिंग एक्ट। सो दोस्तों, हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारा MCQ पर हमारी कमांड बनाएंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार, तो दोस्तों क्या है, पहली बार कंपनी पर एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। क्या है, पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया हमारे सामने। भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा भारत में कंपनी का जो प्रशासन है, कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि इस संविधान के द्वारा कंपनी का जो प्रशासन है उस पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, मतलब जो ब्रिटेन की संसद थी उसका नियंत्रण अब शुरू हो चुका था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय। क्योंकि दोस्तों, जब से प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद कंपनी ने क्या है, पूरे बंगाल पर अपनी पकड़ जमा ली थी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कंपनी के हाथों में था। लेकिन जब कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, तब से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, या कहें कि उनका ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाना शुरू हो गया कंपनी के ऊपर। तो इसके प्रमुख प्रावधान अब दोस्तों हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो दोस्तों, पहला प्रावधान ये था कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको क्या कर दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी है वही क्या करेगी, सबसे मेन डिसीजन लेगी। और ये क्या है, केंद्रीकरण की शुरुआत है दोस्तों। इसने क्या किया, देश के अंदर केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली एक परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। सो दोस्तों, क्या किया गया, सबसे पहले गवर्नर जनरल था और इसके पास एक 4 सदस्यों वाली परिषद थी जो सरकार का पूरा कामकाज देखती है। जैसे आज हम देखते हैं कि संसद में क्या है, कैबिनेट या फिर मंत्री परिषद शासन करती है, ठीक उसी प्रकार से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों वाली परिषद के अधीन एक सरकार की स्थापना की गई। दोस्तों, तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। तो 1774 में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत क्या थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। तो जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट था उसके अंदर कौन कौन से राज्य या फिर कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन क्षेत्रों के मामले इस सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते थे। सर इलाइजा इम्पे क्या थे, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, जो जिसके अंदर 4 सदस्य थे, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, ये मेन चीज़ है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। इसका मतलब ये है कि जैसे आज हमारी जो गवर्नमेंट है कानून बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद कोई भी बिल क्या है, कानून बनता है। ठीक उसी प्रकार भारत सचिव की जो उस वक्त ब्रिटेन में क्या था, भारत सचिव था, उस सचिव की अनुमति के बाद गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाने का अधिकार रखती थी। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सो दोस्तों, 1773 में जो गवर्नर था, अब क्या है, तीनों ही प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो हमें याद रखना है कि 1773 का जो एक्ट था बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन ला दिया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। और जो गवर्नर था अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा, और तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे पास? वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत कंपनियों के जो कर्मचारियों का निजी व्यापार और लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया। सो दोस्तों हमने देखा कि जो कंपनी है उसको कर्ज लेना पड़ा। तो कर्ज क्यों लेना पड़ा? क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार था और वे क्या है अपना निजी व्यवसाय कर रहे थे। इसलिए इस एक्ट के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया कि कर्मचारियों को जो निजी व्यापार है उस निजी व्यापार से प्रतिबंधित किया गया, साथ ही उन्हें उपहार लेने से भी प्रतिबंधित किया गया, ताकि कर्मचारी अपना सुचारू काम मतलब अपनी कार्य संस्कृति को ब्रिटिश अनुकूल या फिर कंपनी के अनुकूल ढाल सकें। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण बढ़ गया, और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो दोस्तों देखा हमने कि किस तरह से ब्रिटिश संसद का या इंग्लैंड की जो सरकार है उसका कंपनी के ऊपर किस तरह से नियंत्रण बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ किस तरह से केंद्रीकरण भी भारत के अंदर बढ़ते जा रहा है इस 1773 के एक्ट के प्रावधान के अनुसार। सो क्या है, कंपनी पर जो ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हमें इसे याद रखना है कि जो ब्रिटिश का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे हम कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहते हैं उसके ऊपर क्या है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। और अब भारत के कौन कौन से मामले, राजस्व मामले, नागरिक मामले और सैन्य मामले, इन तीनों की जानकारी भी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो हम देखते हैं दोस्तों इस एक्ट के कारण जो कंपनी की प्रभु सत्ता थी या कंपनी की जो ऑटोनॉमी थी वो धीरे धीरे खोती चली गई। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। तो व्यापार की जितनी भी सूचनाएं थी क्राउन को क्या है देना सुनिश्चित किया गया कि किससे आप व्यापार कर रहे हो, किस किस देशों के साथ व्यापार कर रहे हो और साथ ही किन किन चीज़ों का व्यापार कर रहे हो। तो ये सभी सूचनाएं क्या है क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। (1773) के बाद दोस्तों आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेट। तो इसे क्यों लाया गया दोस्तों? तो इसे क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। सो दोस्तों हमने देखा कि पहले प्रेसिडेंसियों को, तीनों प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता के अधीन किया गया, साथ ही अब क्या किया गया कि जो कलकत्ता की गवर्नमेंट है उसको क्या है विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। किसके ऊपर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी विधि निर्माण की, मतलब इन तीनों क्षेत्रों के लिए भी कानून कौन बनाएगा? कलकत्ता की सरकार। कलकत्ता की सरकार माने गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। सो दोस्तों हमने देखा कि एक तरफ तो ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं और भारत के अंदर क्या है जो रूल ऑफ लॉ लाएंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ लाएंगे, लेकिन दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से ये अपने ही कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को अब अधिकारी नहीं है कि वह कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई कर सके यदि उन्होंने अपने अधिकारी होने की हैसियत से कोई काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू कराते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। सो दोस्तों जो भी न्यायालय था उसको इस बात के आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए कि जब भी आप कोई
निर्णय सुनाएं या आदेश दें तो उसमें भारत का सामाजिक धार्मिक और रीति रिवाजों का सम्मान करें। कुल मिला के जो पंडित हैं, मौलवी हैं या फिर और भी बाकी लोग हैं, जिस आधार पर इस देश को चलाया जा रहा था उसी आधार पर चलाने की सलाह दी गई। सो दोस्तों 1781 क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। अब हम बात करेंगे अगला एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दें, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया जाए। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। सो दोस्तों द्वैध शासन की व्यवस्था कब आई? 1784 में। और इसमें क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? राजनीतिक मामलों को देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर कहाँ होते हैं? कंपनी में होते हैं। तो व्यापार करती है कंपनी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? व्यापारिक मामले देखेंगे। और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? राजनीति करती है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? राजनीतिक मामलों को देखेगा। इस अधिनियम के दो महत्वपूर्ण कारणों में से था कि पहला क्या था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। सो दोस्तों सबसे पहले जो जितने भी इसमें ये कहा जा रहा है कि कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको क्या कहा है? अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस एक्ट में घोषित रूप से ये कह दिया गया कि जो भी जहाँ भी ब्रिटिश कंपनी का शासन है अब वह क्या है? ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र हैं। मतलब उन्हें ब्रिटिश सरकार की अंदर या ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर समाहित माना गया। तो दोस्तों जब हम मुख्य परीक्षा देखते हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में जीता, जबकि ये बात बिल्कुल भी गलत है। जब हम 1773 का एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों तो वहीं से हमने देखा कि किस तरह से केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और अंग्रेज शुरुआत से ही क्या थे? साम्राज्यवादी मानसिकता के थे। उन्होंने भारत को कभी भी बेखबरी के दौर में नहीं जीता, बल्कि पूरी योजना बनाकर पूरी रणनीति के साथ भारत को तलवार के दम पर, बंदूक के दम पर और फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर भारत पर अधिकार किया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो ब्रिटिश की सरकार थी कहाँ पर? जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी, उसे इस बात का पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया कि जो कंपनी है भारत में, कंपनी और उसके जो प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूरा नियंत्रण दिया गया कि कंपनी क्या काम कर रही है और क्या काम नहीं कर रही है, किस तरह के क्रियाकलाप कंपनी और उसकी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें एक और प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी उसमें क्या है? संख्या घटा दी गई। अब जो 4 थी और उसे 3 कर दिया गया। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरीके से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। सो दोस्तों हम देखते हैं कि फिर से और ज़्यादा कठोर केंद्रीकरण किया गया कि जो बम्बई और मद्रास की सरकार है, बम्बई और मद्रास की सरकार को क्या है? आप पूरी तरीके से बंगाल सरकार के अधीन मतलब कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। तो ये क्या है? हमारे लिए एक फिर से केंद्रीकरण का संकेत है कि जो बम्बई और मद्रास की सरकार है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। इसका मतलब उसके जो प्रशासनिक कार्य हैं, चाहे रेवेन्यू से संबंधित कार्य हैं, चाहे न्यायिक कार्य हैं, इन दोनों ही प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया पूरी तरीके से। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे 1813 का एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। मतलब जो भारत के अंदर व्यापार करने का जो अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए और अधिक बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार है उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी को चीन और चाइना के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को बरकरार रखा। सो दोस्तों हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे
पूरी दुनिया में। साथ ही शुरुआत में ब्रिटेन में क्या है औद्योगिक क्रांति हो रही थी और वहाँ पर पूंजीपति वर्ग क्या था उभरने लगा था। और ये पूंजीपति वर्ग क्या चाहता था कि भारत के अंदर अन्य व्यापारी भी आएँ और अपना माल बेचें, जिससे कि औद्योगिक क्रांति से जिन उत्पादों का निर्माण हो रहा है तीव्र गति से, उनका उपयोग, उनका जो मार्केट है, उनका जो बाज़ार है, उसकी खोज वे भारत में और एशिया के अन्य उपनिवेशों में कर सकें। इसलिए ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग या पूंजीपति वर्ग ब्रिटिश सरकार पर या ब्रिटिश संसद पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि किस तरह से टैरिफ और कोटा आदि इनको कम किया जाए और किस तरह से ब्रिटिश अनुकूल या ब्रिटिश के जो व्यापारी हैं, ब्रिटेन के व्यापारी, उनके अनुकूल सारी नीतियों को लागू किया जाए। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की नीति की अनुमति दी गई। तो दोस्तों, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया और मुक्त व्यापार की जो नीति को अपनाने के कारण बहुत सारे जो ब्रिटिश व्यापारी वर्ग है वो भारत की ओर आगे बढ़े। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कौन से एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट के 1813 के एक्ट के द्वारा। तो ईसाइयों को क्या है प्रचार की अनुमति दी गई। सो दोस्तों, यही हमारे आदिवासी इलाकों में फिर आदिवासी विद्रोह का कारण भी बनेगा, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था उन लोगों का। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1813 के एक्ट के अंदर यह प्रावधान था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया शिक्षा पर, कि भारत के अंदर हम भारत को क्या करेंगे, शिक्षित बनाएंगे और इस हेतु हम भारत पर शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। और ये 1813 में इस बात को प्रावधान किया गया कि हम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। तो दोस्तों, पहली बार इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, संवैधानिक स्थिति जो है ब्रिटिश क्षेत्र की, उसको स्पष्ट किया गया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर ब्रिटिश हुकूमत है उसकी संवैधानिक रूप से क्या है, उसका कंट्रोल है, नियंत्रण है। दोस्तों, 1813 के बाद आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम का निर्माण का प्रमुख उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो 1833 में सरकार को विधि निर्माण और विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो इस तरह से थे कि कंपनियों के जो व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिए, क्योंकि दोस्तों औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद पर क्या है, उद्योगपतियों का अधिक दबाव बढ़ रहा था। इसलिए कंपनी था जो उसके व्यापारिक अधिकार थे पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। अब कंपनी क्या है, केवल भारत पर शासन करने का अधिकार रह गया। मतलब अब कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ भारत पर क्या है, शासन करती थी ब्रिटिश सरकार की ओर से। मतलब उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर है, ना कि ट्रेड के पावर। 1813 में क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सबसे पहले क्या था, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, और उसके बाद अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको क्या पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि अब भारत पर क्या है, ब्रिटिश हुकूमत की संवैधानिक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी थी। इसलिए अब उसने अलग अलग प्रांतों को एक भारत का नाम दिया, बोला कि यही भारत है और इस पूरे भारत पर क्या है, गवर्नर जनरल का शासन होगा। इसलिए अब गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर जनरल कहा गया पूरे भारत का। जो अब तक क्या था, कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के बने वो हैं विलियम बेंटिक और हेस्टिंग क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे कलकत्ता और अब ये क्या है, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के 1813 के एक्ट के अनुसार।
भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का एकाधिकार प्रदान किया गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है अब उसे पूरे ब्रिटिश भारत में मतलब संवैधानिक रूप से जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश का अधिकार था अब क्या है उसी क्षेत्रों पर विधि बनाने का या कानून बनाने का एकाधिकार दिया है गवर्नर जनरल को, जिन्हें हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। अभी तक गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, इसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उसमें 3 सदस्य होते थे, किंतु विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से पहले जो 4 सदस्य थे अब क्या थे 3 सदस्य हो गए थे पिछले एक्ट के अनुसार। लेकिन इस एक्ट में क्या करा था 1833 वाले एक्ट में क्या किया गया, एक और सदस्य को शामिल किया। तो अब उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या है 4 सदस्य हो गए और ये चौथा सदस्य था विधि सदस्य, जिसे कानून का विशेषज्ञ कहा जाता था। जो विधि सदस्य क्या है विधि निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सो हमें इस फैक्ट को याद रखना है कि जो 1833 का एक्ट है उसके अंदर जो उसकी एग्जीक्यूटिव है कार्यकारिणी है उसके अंदर 3 सदस्य अब क्या हो गए 4 सदस्य हो गए हैं और जो चौथा सदस्य क्या है विधि सदस्य के नाम से आया है। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार था। तो जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद को राजस्व मतलब रेवेन्यू के संबंध में पूर्ण अधिकार था। इससे क्या हुआ है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। तो पूरे जो देश के लिए क्या है एक ही बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया 1833 के अधिनियम के अनुसार। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। सो दोस्तों हम अब देखते हैं कि 1833 के अंदर क्या किया गया है कानूनों का कोडिफिकेशन किया जा रहा है। इसके लिए एक विधि आयोग बनाया जा रहा है और विधि आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं लॉर्ड मेकाले विधि आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रथम विधि आयोग भी लॉर्ड मेकाले के अधीन बना था। 1833 के एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों 1833 में सिर्फ प्रयास किया गया लेकिन खुली प्रतियोगिता हुई नहीं। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात की गई। 1833 के एक्ट के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी पद से जिसके लिए वह योग्य हो उससे वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सका। सो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से एक और तो ब्रिटिश के लोग कहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के जो न्यायाधीश हैं उन्हीं के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं हम भेदभाव तो करेंगे। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। तो दास प्रथा क्या है दोस्तों 1833 के एक्ट के तहत गैरकानूनी घोषित हो गई तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों पूरी तरीके से जो दास प्रथा है ख़त्म होती है 1843 के नियम 5 के द्वारा। इसके द्वारा किया जाता है कि अब दास प्रथा पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो गई है और जो भी दासों का व्यापार करेगा या एक शहर से दूसरी शहर ले जाया जाएगा दासों को व्यापार करने हेतु उस पर भी कानूनी रूप से दंड और कानूनी कारावास दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ 1883 के नियम 5 के द्वारा। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। तो ब्रिटिश राज के दौरान संविधान का निर्माण हुए उसके प्रथम संकेत हमें 1833 के एक्ट में मिलते हैं। 1833 के बाद दोस्तों आएगा हमारे पास चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या करा है कि विधायिका को क्या है और शक्तिशाली बनाने का काम किया गया है
और उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया था। इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद है जो कि 6 सदस्य थी, उसको विधायी काम और प्रशासनिक काम को अलग कर दिया गया। सो दोस्तों इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास पहले विधायी कार्य भी होते थे और प्रशासनिक कार्य भी होते थे, मतलब वही कानून भी बनाती थी और वही सरकार भी चलाती थी। कौन? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। लेकिन अब क्या कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दोनों को क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। दोस्तों जो 1853 का एक्ट है उसके अंदर स्थानीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को अपनाया गया। इसके तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है जिसमें वह विधायिका के रूप में कार्य कर रही हो, तब उसकी परिषद में 6 सदस्य और जोड़े गए, जिससे कि विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई है। 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के साथ एक एक प्रतिनिधित्व और शामिल किए गए। कार्यकारिणी परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके कानून सदस्य को परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर जो हमने भी देखा कि विधि सदस्य आया था एक और, जिससे जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या क्या थी, 3 से 4 हो गई थी। अब वो विधि सदस्य क्या है, उसका पूर्ण सदस्य बन गया है, तो इसे अब फुल मेंबरशिप दे दी गई है। किसे? कानून सदस्य को, जिसे हम लॉ मेंबर कहते हैं। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप भी लिया। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, अब क्या है, वही आगे चलकर लघु संसद बनती है। और जो पृथक विधान परिषद है इसमें कितने सदस्य थे? 12 थे। 6 तो पहले से थे और 6 नए जोड़े गए। इसने निदेशक मंडलों की जो संख्या है उसे 24 से घटाकर 18 कर दी। तो दोस्तों ये फैक्ट कोई काम का नहीं हमारे लिए। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। मतलब जो केंद्र की विधान परिषद है उसमें इस बात को माना गया कि जो अलग अलग राज्यों से लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया या इसको प्रतिपादित किया गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया, मतलब नॉमिनेशन का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उनके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भर्ती की बात की गई और साथ ही पहली बार इस एक्ट के अनुसार ही भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। और ये 1854 में मैकाले समिति उसने कहा था कि सिविल सेवा के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। सो दोस्तों इस एक्ट के बाद कोई नया एक्ट नहीं आएगा, उसके बाद आएगा सीधा 1858 का एक्ट, क्योंकि दोस्तों 1757 की क्रांति हो चुकी थी। अलग अलग प्रकार के किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह और अलग प्रकार के विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आता है। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो हमारे पास एक फैक्ट है कि जो 1858 पर जो आया था उससे बड़ा चेंजेस क्या आया कि अब जो है कंपनी का शासन खत्म हो चुका है और अब क्राउन का शासन आ गया है। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया और उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दे दिए गए। तो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो भी अधिकार थे उसे क्या है, एक सदस्य के
जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है उसको सौंप दिए गए, जिसे हम भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया इसके नाम से जानते हैं। और ये जो व्यक्ति है कहाँ बैठता था? भारत की संसद, भारत के अंदर नहीं बैठता था, ये भारत से बाहर ब्रिटेन के अंदर जो संसद है उसी के अंदर एक छोटा सा ऑफिस था उसका, या उसी के अंदर एक चैम्बर था, उसी के अंदर भारत सचिव बैठता था। और उसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद भी, 15 सदस्यों की एक टीम दी गई, जिसे हम भारत परिषद कहते हैं। भारत सचिव सहित 15 सदस्य थे और इनका जो वेतन है भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन तीनों को समाप्त कर दिया, साथ ही इनके स्थान पर एक नया व्यक्ति चुना गया। कहाँ बैठता था? ये ब्रिटेन के अंदर बैठता था। इसके पास 15 सदस्यों की एक परिषद थी, मतलब स्वयं को मिलाकर 15 सदस्यों की एक परिषद थी। और इसके वेतन भत्ते क्या हैं? भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। और इसी 15 सदस्यीय परिषद को क्या कहते हैं हम? इंडियन काउंसिल। तो इस जो इंडियन काउंसिल थी उसके अंदर इस अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि जो सदस्य चुने जा रहे हैं उनके पास कम से कम 10 वर्ष तक वह क्या है भारत में अपनी सेवा दे चुके हो, और साथ ही नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये उसकी व्यवस्था की गई थी। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को अब समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से इस एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिश संसद है उसका सीधा नियंत्रण क्या हो गया, अब भारत पर स्थापित हो गया, और जो मुगल सम्राट का पद था इसके ऊपर अब किसका? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण आ गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। तो जो भारत सचिव है, भारत का जो राज्य सचिव है, अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये है कि अब हम कह सकते हैं कि जो भारत पर शासन है पूरी तरीके से क्या है? ब्रिटिश संसद का हो चुका है। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या है? वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय ही दोस्तों 1857 की क्या है? क्रांति हुई थी। तो प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। फिर इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या किया जाता है कि जो परिषद है और उसके कार्यक्षेत्र है उसको और अधिक व्यापक और विस्तारित किया जाता है। उन्हें प्रतिनिधि व प्रभावी बनाने के और उपाय किए जाते हैं। इसके कुछ इस तरह की विशेषताएं हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसके अंदर क्या है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चयनित अधिकारी थे उनकी संख्या हमें क्या है, केंद्र की जो विधान परिषद है उसके अंदर अधिक देखने को मिली, लेकिन जो प्रांत की विधान परिषद है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं उसके अंदर गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत मिली। गैर सरकारी मतलब जो भारतीय लोग थे। 1919 में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको भारत की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब वायसराय के पास जो उसकी कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके प्रथम विधि सदस्य के रूप में क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किए गए और ये पहले भारतीय थे जो भारत की कार्यकारिणी में नियुक्त किए गए और उनका जो पद था वो था विधि सदस्य के रूप में। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व वाद विवाद करने तथा प्रस्तावित जो बजट है उसको पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। तो दोस्तों विधान परिषद के अंदर जितने भी भारतीय थे उनको इस बात को लेकर हमेशा दुविधा थी कि क्यों भारत के लोगों को
जो कि भारत के लोगों से ही कमाई होने के बाद जो राजस्व इकट्ठा होता है उसी को पारित करते समय भारतीयों को क्यों नहीं बोलने दिया जाता। तो इस एक्ट के अंदर इस बात को रखा गया कि जो एक्ट पारित करने से पहले भारतीयों को क्या है, वाद विवाद करने का अधिकार दिया, साथ ही कुछ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मतलब पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है उसको अपनाया गया। इसके आधार पर प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारों, इन सब के लिए क्या है, पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी कह सकते हैं। तो लॉर्ड मिंटो क्या है, ऐसे वायसराय थे, और जॉन मॉडले इंग्लैंड में क्या है, भारत के राज्य सचिव थे, और इसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और जो मिंटो है उसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। मतलब 1919 का जो एक्ट है क्या है, इसने सांप्रदायिकता का बीज बोया, क्योंकि सांप्रदायिकता के बीज तो 1905 के बंगाल विभाजन के द्वारा ही बो दिए गए थे, लेकिन उसे संवैधानिक अमली जामा पहनाने का काम 1909 के एक्ट में किया गया। 1909 के एक्ट के बाद एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब 1919 से पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, साथ ही खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है। तो हम देखेंगे किस तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह एक्ट हमारे सामने आया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसने क्या करा कि केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिस तरह से हम आज भारत में लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, उसी तरह का लगभग ढांचा हमें केंद्र में देखने को मिला इस एक्ट के द्वारा, कि विधायिका की स्थापना की गई। कौन सी? द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम को बोला गया है राज्य परिषद, और दूसरे को बोला गया है केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। तो दोस्तों 1919 का जो एक्ट है उसकी विशेषता हमको याद रखनी होगी कि केंद्र में क्या किया गया, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, और प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली से आशा है कुछ विषय ऐसे थे जो आरक्षित विषय थे, और कुछ ऐसे विषय थे जो हस्तांतरित विषय थे। तो जितने भी हस्तांतरित जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, उसको क्या करा, विधान परिषद में सदस्यों को दिया गया, जिसके लिए उसे विधान परिषद की आवश्यकता थी। लेकिन जब हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करते हैं तब वायसराय को इस पर कानून बनाने के लिए अपनी विधान परिषद की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रांतीय विषयों को क्या किया गया, दो विषय में बांट दिया गया, एक तो हस्तांतरित और आरक्षित विषय। दोस्तों हम देखते हैं कुछ हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, जैसे कि शिक्षा को क्या किया गया, एक हस्तांतरित विषय बनाया गया। पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको बोलें, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन और नियंत्रण आदि। तो दोस्तों हमने देखा कि एजुकेशन, लाइब्रेरी, लोकल बॉडीज़ का गवर्नेंस, शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब क्या है, ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब किसे ट्रांसफ़र किए, भारतीयों की मंत्रियों को। लेकिन जितने भी रिजर्व सब्जेक्ट थे क्या है, उनको गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा गवर्नर की परिषद इसके प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। कौन सा? हस्तांतरित विषय।
तो मतलब जितने भी नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको क्या कर दिया, हस्तांतरित विषय बना दिया, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उनको आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट बना दिया गया। जैसे रक्षा, विदेश मामला, वित्त, भूमि कर, टैक्सेशन, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवा। तो दोस्तों जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि सारे महत्वपूर्ण विषय क्या हैं, गवर्नर जनरल ने अपने पास और गवर्नर जनरल की परिषद के पास रहे, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या थे, उत्तरदायी मंत्रियों के पास थे। और आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। तो हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या देखती थी, आरक्षित विषय को, लेकिन जो भी ट्रांसफर्ड विषय हैं उसका संचालन क्या है, गवर्नर पद तथा विधान परिषद और उसके उत्तरदायी मंत्री। हमें इस डिफरेंस को याद रखना है। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की बात की गई है। एक तो निर्वाचित सदस्य, दूसरा मनोनीत सदस्य और तीसरा है मनोनीत लेकिन गैर सरकारी सदस्य। तो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। एक तो इलेक्टेड पर्सन जो कि 71% 71% थे। मनोनीत सदस्य जिसे हम नॉमिनेटेड गवर्नमेंट सदस्य कहते हैं, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट सदस्य जिनकी संख्या 18% थी, और कुछ थे नॉमिनेटेड लेकिन नॉन गवर्नमेंट सदस्य, इनकी संख्या 11% थी। सो जो विधान परिषद थी 3 प्रकार के सदस्य थे। एक तो इलेक्टेड थे जो कि 71% थे, नॉमिनेटेड लेकिन गवर्नमेंट सदस्य होंगे वो 18% थे, दूसरे हैं नॉमिनेटेड लेकिन नॉन गवर्नमेंट वो थे 11%। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मतलब अभी भी हम क्या करते हैं, सीमित मताधिकार देंगे। जिन लोगों के पास कुछ खास प्रकार की संपत्ति होगी, आय होगी, शिक्षा होगी, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को बरकरार बनाए रखा गया। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 का जो एक्ट है, 1919 का एक्ट है, इसके आधार पर क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन हमें देखने को मिलता है। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो सामान्य और तथा विशिष्ट। क्या निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक है सामान्य क्षेत्र और विशिष्ट क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में क्या रखा गया, सामान्य क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि को रखा गया। लेकिन विशिष्ट क्षेत्र में जो भूस्वामी थे, विद्यालयों, व्यापार आदि के प्रतिनिधि को रखा गया। तो यहीं से दोस्तों फूटो और डालो राज करो की जो नीति है हमें देखने को मिलती है। शुरुआत हमें 1905 से देखने को मिल जाती है, और उससे पहले ही देखने को मिल जाती है जब 1857 की क्रांति होती है। किस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया गया, क्योंकि जो क्रांति हुई थी मुस्लिमों के नेतृत्वकर्ता के रूप में हुई थी। और ये विशिष्ट और सामान्य निर्वाचक क्षेत्रों का कॉन्सेप्ट लागू करके भारत में फूट डालो राज्य करो और बंटवारे की राजनीति को अधिक से अधिक फलने फूलने दिया। और इसने भारत की जो एकता है उसके ऊपर भी प्रहार किया। अब इस तरह का प्रतिनिधित्व देने से क्या हुआ दोस्तों कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को और विस्तारित करने का काम किया। तो 1919 को एक्ट में क्या है, सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन का विस्तार किया, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोप वासियों के लिए। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष के बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित विधि निर्माण का अधिकार दिया गया, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास था। तो क्या किया गया दोस्तों, जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके अंदर जो केंद्र सूची में उल्लिखित यदि कोई विषय है उसका ऊपर कोई विधि निर्माण किया जाता है, तो उस पर जो अंतिम निर्णय है वो गवर्नर जनरल के पास ही होगा। मतलब गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है कि उस एक्ट को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा।
प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। तो प्रांतों में भी क्या थे दोस्तों, अलग अलग प्रांत में गवर्नर बैठते थे, इसलिए वहाँ की जो प्रांतों का विधानमंडल है अपने इच्छा अनुसार कानून नहीं बना सकता था। इसके अंदर एक है कि पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। 1919 के एक्ट के अनुसार महिलाओं को भी क्या है, 1919 के एक्ट के में महिलाओं को वोट देने के लायक माना गया, लेकिन उसके लिए भी शर्त थी कि उनके पास कुछ संपत्ति हो, उनकी आय हो या किसी विशिष्ट वर्ग से हो, एजुकेशन हो आदि। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में पूरी तरीके से असफल था। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण को और लंबे समय तक बनाए रखने और अधिक समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। दोस्तों इस लाइन को फिर से समझ लेते हैं कि जो एक्ट है हमारे पास कोई सुधार करने के लिए नहीं लाया गया था और ये पूरी तरीके से एक असफल एक्ट था। यह भारत के ऊपर और ज़्यादा आर्थिक शोषण और उससे गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। दोस्तों 1919 के बाद 10 वर्ष के बाद एक्ट आता 2029 में, लेकिन क्या है, समय से पहले ही एक्ट आ गया था, तो इसका नाम दिया गया साइमन कमीशन और इसका भारी मात्रा में विरोध भी हुआ। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और यह आयोग इस बात की जांच करेगा कि भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति कहाँ तक हो पाई है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन में तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी और जो लेबर पार्टी की सरकार है भारत समर्थक है, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन की नियुक्ति में जो राज्य सचिव थे वर्कन हेड ने की थी। तो उस वक्त राज्य सचिव कौन था, वर्कन हेड था। तो हमें एक फैक्ट याद रखना है कि जो उस समय का जो राज्य सचिव था वर्कन हेड था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या अंग्रेज होना ही इसके विरोध का कारण बना। तो साइमन कमीशन में दोस्तों जो 7 सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे और अंग्रेज होने के कारण ही भारी विरोध हुआ इस कमीशन का। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना गया। क्या किया गया, इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया कि ये तो श्वेत कमीशन में इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं है और जो व्यक्ति भारतीय नहीं है वे भारत के ऊपर शासन करने के लिए किस तरह से कानून बनाएंगे, किस तरह से विधि बनाएंगे। जहाँ जहाँ भी यह आयोग गया वहाँ वहाँ साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। तो 1927 में क्या है, साइमन गो बैक का नारा हमें देखने को मिलता है और देशव्यापी हड़ताल भी हुई इस समय। 1829 से 1819 के बीच कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों लेकिन हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी याद रखना होगा, क्योंकि यही वह समय है जब वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर भी शुरू होगा। 1929 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी, जिस पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। अब 1919 के बाद दोस्तों आता है 1935 का एक्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों 1935 के एक्ट से आने से पहले यहाँ सही है, 1930 और 1932 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। तो 1935 का जो एक्ट था इसके अनुसार भारत के अंदर सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली कि भारत क्या है, एक संघ बनेगा और इसके अंदर ब्रिटिश भारतीय प्रांत होंगे और देशी रियासतें होंगी। तो संघीय शासन प्रणाली की नींव रखने की बात की गई। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई।
1935 के अनुसार क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, अर्थात केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। और जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल के पास हमें देखने को मिलती है। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, प्रांत सूची में 54 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। संघीय सूची की यदि बात करें तो संघ सूची में विदेश कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना आदि, वायुसेना, जनगणना आदि विषय थे। लेकिन प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, शिक्षा आदि क्षेत्र थे। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल सेवा प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि शामिल थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों 1919 के अंदर हमने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, लेकिन 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर बोला गया कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया जाए, तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 में दोस्तों एक फेडरल कोर्ट, जिसे हम संघीय न्यायालय की बात करते हैं, कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद अधिनियम को, भारत की जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया। भारत की परिषद कहाँ थी? इंग्लैंड में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता था? भारत का राज्य सचिव करता था। तो इसके अनुसार क्या किया गया, भारत की जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया और विवादों का निपटान क्या है, संघीय न्यायालय में होने लगा। और जो राज्य सचिव था उसके लिए क्या है, एक कुछ परामर्शदाता दे दिए गए और एक नए चीफ कमिश्नर का पद का सृजन किया गया। तो इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का समाप्त कर दिया गया एवं विवादों का निपटान हेतु संघीय परिषद की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय था प्रीवी काउंसिल, और प्रीवी काउंसिल थी ब्रिटेन में। बर्मा तथा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों पहले क्या था, बर्मा भी भारत के अंदर ही मिला हुआ था, लेकिन 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। 6 में से प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई। जैसे 6 प्रांत दोस्तों हैं, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। तो 11 प्रांत थे ब्रिटिश के पास, जिनमें से 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनी विधायिका हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से आज हम संसद में द्विसदनी विधायिका देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें इन 6 प्रांतों में भी द्विसदनी विधायिका देखने को मिलती है 1935 के एक्ट के अनुसार। और ये प्रांत हैं असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के एक्ट के अनुसार। इसे भी हमें फैक्ट के रूप में याद रखना है। 1935 एक्ट में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो पहले हमने देखा 1905 में मुस्लिमों के लिए, फिर 1919 में हमने देखा ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, सिखों के लिए, और अब हम देख रहे हैं 1935 में दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों इसके अंदर मताधिकार का विस्तार किया गया। अब लगभग भारत की 10% जनसंख्या के पास मत डालने का अधिकार था। लेकिन दोस्तों आज भी, उस वक्त भी योग्यताएं का निर्धारण किया गया था कि उनके पास कुछ संपत्ति होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, और उनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की। सो दोस्तों 1935 के एक्ट के अनुसार क्या है, फेडरल लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की। 1935 का शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर
1937 में क्या है दोस्तों, चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस ने 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। सो दोस्तों 1935 के एक्ट के अनुसार 1936 में क्या है, इसे लागू किया गया। 1937 में चुनाव किए गए और इस चुनाव में 5 स्थानों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत, इसमें क्या है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी और सिंध में मुस्लिम लीग की। तो दोस्तों हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट या एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में आती है कि सबसे ज़्यादा बंगाल में ही शोषण हुआ और बंगाल में ही कृषक आंदोलन हुए और बंगाल में ही कृषक प्रजा पार्टी की जीत हुई। तो ये इस बात की ओर इशारा करती है कि जो एक फलता फूलता राज्य था बंगाल का क्षेत्र, जो कि मगध साम्राज्य और मौर्यों के अधीन बहुत ज़्यादा फला फूला, वही आज इतनी ज़्यादा दरिद्र स्थिति में था कि वहाँ से अधिक हमें लड़ाइयाँ और वहीं से अधिक विरोध हमें देखने को मिला। सो दोस्तों 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भेजा गया था क्योंकि उस वक्त दोस्तों हमें ध्यान में रखना होगा कि विश्व युद्ध की स्थिति थी, तो विश्व युद्ध का दौर था, इसके लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग उसे चाहिए था। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ये क्या मिशन, एकल प्रतिनिधित्व मिशन था। क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक ही सदस्य था। इसमें बात की गई थी कि जो भारत को स्वशासन दिया जाएगा, युद्ध के बाद उसे डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण करेंगे जो कि पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल मतलब कॉमनवेल्थ में अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहले इसी मिशन में कहा गया कि हाँ भैया, हम अब आपकी जो संविधान सभा की जो आप मांग कर रहे हो उसे हम मानने के लिए तैयार हैं, जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत भी होंगे और देसी रियासतें भी होंगी। सो दोस्तों हमने देखा कि ये जो क्रिप्स मिशन है पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं, इस बात का प्रावधान भी था। पाकिस्तान की जो मांग है उसके लिए इस व्यवस्था के तहत कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अंदर जो पाकिस्तान की मांग है इसके तहत उसकी भी गुंजाइश बनाई गई। मतलब पाकिस्तान की जो मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, उसके लिए भी थोड़ी बहुत जगह बनाने का काम किया गया। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हित जैसे कि सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि को लेकर भी समझौता होगा, इस बात के भी प्रावधान किया गया। युद्ध के दौरान वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के पास ही होगा। तो दोस्तों की सारी अच्छी बातें की गई, लेकिन क्या है, अंततः ये फेल हो गया। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। (1946) में कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों। ये कैबिनेट मिशन क्या है, इसके हमें याद रखना होगा कि इसके अंदर क्या है, 3 सदस्य थे। नाम है पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर। अब दोस्तों किसी पुस्तक में एसी अलेक्जेंडर लिखा था और किसी बुक में एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स मिशन कब आता है, 1946 में। और हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की, और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जब हम बात कर रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। और क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है क्योंकि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और ये हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, मतलब पोस्ट डेटेड चेक दे रहे थे।
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार, और विदेश, रक्षा और संचार विभाग जैसे संघ के अधीन होंगे। संघ को इनके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार होगा। संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें इनका प्रतिनिधित्व होगा। भारत को एक परिसंघात्मक शासन प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो था उसी के आधार पर फिर हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों लास्ट हम पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। माउंटबेटन योजना क्या है? जो माउंटबेटन के अधीन आई थी। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, और संविधान और जो सत्ता है जो सत्ता का उत्तरदायित्व है दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। सो दोस्तों, जब 1947 का एक्ट आया तो उसमें इस बात को दोहराया गया कि जब तक नया संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक 1935 का एक्ट है उसके अनुसार ही राज्यों का प्रशासन होगा। राज्य मतलब इंडिया और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का प्रशासन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाया जाएगा। भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के अनुसार, और यदि आपको राष्ट्रमंडल में शामिल होना है या नहीं होना है इसके लिए स्वतंत्रता दी गई। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। तो 1947 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो देशी रियासतों पर भी ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान में किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। पूरी स्वतंत्रता दी गई अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, डिकी बर्ड प्लान, बाल्कन प्लान या इज़्मा प्लान, ये क्या था कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल हेस्टिंग इज़्मा, सर जॉर्ज एबेल और माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए इसे इज़्मा प्लान भी कहते हैं। और यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के प्रमुख हेस्टिंग इज़्मा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इसका नाम इज़्मा प्लान भी है। इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को दिया जाएगा, और सत्ता का हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही यह प्रावधान भी था कि बंगाल तथा पंजाब को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट दी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में वे पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी वे स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि ये किस तरह से बाल्कनाइजेशन करने का काम कर रहा था भारत में। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया और बताया गया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। इस योजना को बाल्कन प्लान का नाम भी दिया गया। सो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके बाद ही संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम शुरू किया गया और एक अंतरिम मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। सो दोस्तों, हम अंतरिम मंत्रिमंडल लिखते हैं इंतरिम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम, और अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। इसमें क्या, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले देखते थे, सरदार वल्लभ भाई गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, HC भाभा खान कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि
आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला मंत्रालय, आई चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्रालय, लियाकत अली, वित्त मंत्रालय, अब्दुल रव निस्तार, डाक एवं वायु मंत्रालय, गजाफर अली खान, स्वास्थ्य मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्रालय। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी की जो परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों फिर 1947 में देश का स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, जिसमें क्या था, जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे, किस किस के, प्रधानमंत्री बने, वैज्ञानिक एवं शोध विभाग के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले के मंत्रालय किसके पास थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था पहले की तरह। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास अब आ गया शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। आर के वणमुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय। जगजीवन राम के पास अब आ गया श्रम मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्रालय, तो अम्बेडकर के पास क्या था, विधि विभाग, विधि मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्रालय। रफ़ी अहमद कदवई संचार मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। वी एन गाडगिल खान मंत्रालय। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। पूरे संवैधानिक यात्रा में हमने कौन कौन से 1973 से लेकर 1947 तक किस तरह की हमें यात्रा देखने को मिली। सो दोस्तों हमें पता है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमने हमारी संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा क्या है, उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी डेट हमें 11 दिसंबर याद रखनी होगी। इस दिन क्या है कि स्थायी रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने स्थायी सदस्य के रूप में चुना, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। और 13 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को हमने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके ऊपर रिवाइज कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर एलाइजा इम्पे इसके क्या थे, न्यायाधीश बने। तो ये हमारे प्रीलिम्स फैक्ट हैं दोस्तों, जिन पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो कलकत्ता में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1974 में और न्यायाधीश कौन थे इसके, एलाइजा इम्पे थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई और ये था मार्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 का। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया है और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919, इसका क्या फैक्ट याद रखना है कि 1919 में क्या है, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और जो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उसमें जो लॉर्ड मिंटो हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कॉर्टिस माने जाते हैं। तो प्रांतों में क्या द्वैध शासन के जनक लियोनेल कॉर्टिस माने जाते हैं। और 1909 का जो अधिनियम था उसके आधार पर जो लॉर्ड मिंटो हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। 1909 में 1919 में क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट के आधार पर लगाया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग गठन किया गया। तो दोस्तों ली आयोग क्या है, लोक सिविल सेवा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित आयोग है। तो हमें इस फैक्ट को याद रखना कि ली आयोग क्या है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। और लोक सेवा आयोग कब गठित किया गया, 1926 में। 1927 की साइमन कमीशन रिपोर्ट और 1928 की नेहरू रिपोर्ट समिति ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की
सो दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उस वक्त जो सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे बर्केनहेड, उसने भारत के लोगों को चुनौती दी थी कि यदि आप ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार कर सको जो कि भारत के सभी लोगों को, सभी दलों को स्वीकार्य हो, तो ऐसा करके दिखाओ। क्योंकि जो बर्केनहेड था वो हमेशा मानते थे कि भारतीयों में इस बात की योग्यता नहीं है कि वे स्वयं के शासन के लिए कोई बेहतर कानून बना सके, बेहतर संविधान बना सकें। तो उसी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने और एक समिति बनाई, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अगस्त 1928 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो 1935 के एक्ट में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हुआ और 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। 1937 में क्या है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1935 के एक्ट के अनुसार। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के पश्चात 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियां दो नए डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, हमारी जो संविधान सभा थी वही क्या थी, हमारी संसद के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो भारत के जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल क्या थे? राजगोपालाचारी थे। सो दोस्तों, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम कुछ MCQ लगाते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कुछ अभ्यास प्रश्नों के ऊपर हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों, इसमें संघीय न्यायालय की बात की गई। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 के एक्ट में की गई थी। 1935 के एक्ट में की गई थी संघीय न्यायालय की व्यवस्था। तो उपरोक्त तीनों गलत हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित है? तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के अनुसार। और 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, किसे? मुस्लिमों को। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की? तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम में। अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई थी 1919 के एक्ट में। 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं थी? तो 1919 के एक्ट की बात की जा रही है। तो 1919 के एक्ट में प्रांतों की जो एग्जीक्यूटिव सरकार है उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। तो यस, 1919 में हमें द्वैध शासन की व्यवस्था देखने को मिलती है प्रांतों में। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात की? नहीं भाई, ये तो 1919 में की गई थी। तो प्रांतों मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया था? 1909 में दिया गया। ये गलत है। केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। तो केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया 1919 के एक्ट में। यह बात भी बिल्कुल सही है।
किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा कब हुआ? 1935 के एक्ट के अनुसार। तो 1935 के एक्ट के अनुसार दोस्तों भारत से बर्मा क्या हो गया? अलग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। तो देश के लिए लिखित संविधान की बात हमें 1935 में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह सरकार की बात की गई कि हाँ करना चाहिए। एक संघ की योजना की बात की गई, यस विधानमंडल के लिए स्थायी सदस्यों में समावेशित किया गया, मतलब विधानमंडल के जो सरकारी सदस्य हैं उसको दिया गया। लेकिन हमें पूछा गया नहीं, नेगेटिव वाला आंसर देना है, तो वो है आंसर हमारा कि देश के लिए लिखित संविधान। तो लिखित संविधान की बात नहीं की गई 1935 में। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन व्यक्ति है जो इंटरिम गवर्नमेंट का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी यस सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1774 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो 1919 के एक्ट में भारत की जो विधायिका है द्विसदनी बनाई गई। बाई कैमरल लेजिस्लेशन कहाँ बनाई गई? 1919 के एक्ट में। और ये कहाँ? केंद्र की बात कर रहे हैं। और प्रांतों में क्या है? द्वैध शासन अपनाया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की बात की गई? तो विधानमंडलों में बजट पर बहस करने की अनुमति 1892 का जो एक्ट था उसमें दी गई। तो 1892 का जो एक्ट है उसके अंदर भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। किन अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त और फिर पूर्णतः समाप्त किया गया? तो दोस्तों 1813 का जो एक्ट है, हमें पता है कि जो 1813 का एक्ट है उसके अनुसार चीन और चाइना पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, लेकिन जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसके अनुसार कंपनी क्या है? पूर्णतः एक पॉलिटिकल यूनिट बनकर रह गई और उसका व्यापार पर से जो एकाधिकार था पूरी तरीके से हटा लिया गया 1833 के अधिनियम में। ये सूची को मिलान करने वाला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई कब की गई? तो उससे की गई है पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भेजने की बात की गई थी 1813 के एक्ट में। और 1813 के एक्ट में ही चीन और चाइना पर व्यापार का एकाधिकार तो रहा कंपनी के पास, लेकिन बाकी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। और जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसके अनुसार व्यापार पर एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। साथ ही गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके अंदर एक कानूनी सदस्य विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 का जो एक्ट था उसके अनुसार की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत भेजने का काम 1813 में किया गया और 1813 के एक्ट में ही दोस्तों शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी की गई। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन है दोस्तों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। किस अधिनियम के से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो 1935 में दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की जो प्रक्रिया है वो किस अधिनियम के अनुसार हुई? तो 1853 का जो अधिनियम था दोस्तों, हमारी 1857 की क्रांति के पहले जो अधिनियम आया था 1813 का चार्टर एक्ट, उसी के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ दोस्तों 1892 में जो
भारत परिषद अधिनियम आया था उसके अनुसार किया गया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हमें 1892 के अधिनियम के द्वारा हमें देखने को मिलती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले दोस्तों सदस्य कौन थे? सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1919 के एक्ट के अनुसार। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या हैं? पहले भारतीय सदस्य थे जो कि विधि सदस्य के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रवेश लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो सब हमें पता है दोस्तों कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1919, उसके अनुसार मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। प्रांतों में लियोनेल कॉर्टेस को माना जाता है कि द्वैध शासन का जनक 1919 के एक्ट के अनुसार। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनेल कॉर्टेस को। 19 बाल्कन प्लान की बात की जाएगी। बाल्कन प्लान हम किस अधिनियम को मानते हैं? तो 1947 का जो प्लान था वो क्या है? एक बाल्कन प्लान का रूपरेखा के अनुसार था। सीमा आयोग किसकी अध्यक्षता में? तो रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। तो सीमा आयोग जो है रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो संघ में जो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो 1935 के जो एक्ट था उसके अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाइना पर जो एकाधिकार था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके अनुसार चीन पर और चाइना पर, चाय और चीन पर एकाधिकार को बरकरार बनाए रखा। आने वाले 20 वर्षों तक कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पर उसको बनाए रखा, बाकी इन दो के अलावा हटा दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था की गई? तो 1860 में दोस्तों बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया? तो 1884 में लाया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1873 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उन्नीस के कैबिनेट मिशन के 3 प्रमुख सदस्य कौन थे? तो दोस्तों उस समय थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस्प और एबी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस्प और एबी अलेक्जेंडर 3 प्रमुख सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। उनमें से कौन सा व्यक्ति था जो मुस्लिम लीग का सदस्य था जो शामिल नहीं था? संबंधित नहीं पूछा जा रहा। तो दोस्तों लियाकत अली संबंधित हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजफ्फर अली अंतरिम सरकार से संबंधित हैं, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई संबंधित नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा? शिक्षा विभाग दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। तो शिक्षा विभाग किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, प्रथम मंत्रिमंडल, उसमें जो शिक्षा विभाग था क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नियंत्रण में था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा केंद्र में क्या है दोस्तों? द्वैध शासन की स्थापना की गई, और 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कौन सा एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? तो नेगेटिव वाला पूछा है दोस्तों। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की। तो यह 1773 का एक्ट था, उसने जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया और इसकी शुरुआत की।
बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। तो बंगाल की जो सरकार है गवर्नर जनरल एवं उसकी 4 सदस्यीय परिषद में निहित थी। तो यस, ये भी 1773 के एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। तो यस, जो डिसाइसिव वोट या निर्णायक मत है वो गवर्नर जनरल में निहित किया गया। लेकिन इसने क्या बोला है कि योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर की शक्ति को बदल दिया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं किया गया। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, तो इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती थी? तो 1947 तक दोस्तों क्या है, 1935 के अधिनियम के अनुसार ही कार्य करती थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 कौन सा सही है? 1858। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। मतलब अब जो संप्रभुता है भारत पर, जो ब्रिटिश जो कंपनी के क्षेत्र थे, कंपनी जिन पर शासन करती थी, अब उन पर शासन का अधिकार किसके पास आ गया? ब्रिटिश राज के पास आ गया। मतलब क्राउन के पास अधिकार आ गया। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहली कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही निर्मित किया। तो जो ब्रिटेन की जो संसद है उसने क्राउन के अधीन ही पहला शासन या पहला कानून लागू किया, अधिनियमित किया। यस, ये भी सही है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। तो ये बात भी सही है दोस्तों। इसको फिर से पढ़ते हैं कि जो 1858 का एक्ट है वो क्या है कि देश में प्रशासन में किसी लोकप्रिय सहभागिता की, मतलब लोगों की इसके अंदर सहभागिता ही नहीं थी। वो निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण, मतलब तानाशाही का एक नियंत्रण इस सिद्धांत के अनुसार आधारित था। तो ये बात भी सही है। तो तीनों इस एक्ट की विशेषताएं हैं दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 1861 के एक्ट की बात की जा रही है। इस अधिनियम ने गवर्नर की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाला। तो यह इसके अंदर क्या, गैर सरकारी सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना तय किया गया इस एक्ट के अनुसार। सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाना था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। ये बात भी सही है कि दोस्तों जो भी नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं उनके विचारों को एक सीमा तक ही सीमित किया। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, जबकि दोस्तों जो वीटो पावर थी गवर्नर जनरल के पास ही थी। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया? तो 1861 का एक्ट था दोस्तों, जिसके अनुसार पहली बार जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर एक गैर सरकारी सदस्यों की जो प्रवेश है उसको सुनिश्चित कराया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया? तो हम सभी को पता है कि 1919 का एक्ट है, उसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने भैया 1947 का अधिनियम पारित किया था। कथन और कारण दिया दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। तो यह दोनों ही सही है, किंतु पहला दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब केंद्र में द्वैध शासन लागू होने से ये जरूरी नहीं है कि प्रांतों का द्वैध शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह बात सही है कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई।